ऑल ऑफ यू। क्लास लास्ट जो हमारी थर्सडे को क्लास हुई थी उसमें हमने वीडियो एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल्स और नॉन मेटल्स में कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। क्या होता है जब एक मेटल जो है एक नॉन मेटल से रिएक्शन करता है। और मैंने आपको बताया था मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होता है, और जिसकी वजह से मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज हो जाता था, और वो एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स बना लेते थे जिनको मैंने बताया था आयनिक कंपाउंड कहा जाता था, या इन्हें हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। मैं आज एक बार फिर आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिससे कि जो लास्ट में हमने पढ़ा था थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम ऑक्साइड का। देखिएगा ध्यान से कि कैसे जो सोडियम ऑक्साइड है इसमें जो सोडियम है और ऑक्सीजन है ये एक दूसरे से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने मेटल ले लिया हमारा सोडियम और नॉन मेटल ले लिया ऑक्सीजन, और इन दोनों को हमें क्या कराना है, रिएक्ट कराना है। रिएक्ट कराने के लिए सबसे पहले आपको ये लिख लेना होगा कि सोडियम और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और फिर यहाँ पर होंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऑक्सीजन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब होगा क्या कि जब सोडियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करने जाते हैं तो सोडियम है, ये मैंने सोडियम का यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन बना लिया, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मैंने क्या कर लिया 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए ऑक्सीजन के। अब बात आती है कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया। 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने जब सोडियम से लिया तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन हमने एक रूल पढ़ा हुआ है जिसको कहते हैं ऑक्टेट रूल, और ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कुछ भी करके जब आप रिएक्शन कराने जा रहे हैं मेटल्स की, नॉन मेटल किसी की भी, तो जो एटम्स हैं उनके पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए। क्या अभी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ एक सोडियम से रिएक्शन नहीं करेगा, एक ऑक्सीजन जो है वो कितने सोडियम से रिएक्शन करेगा, 2 सोडियम से। क्यों, दूसरे सोडियम के पास भी क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और वो 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम जो है वो इस ऑक्सीजन को दे देगा। अब बताइए कितने होगा इसके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से मिल गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से मिल गया, तो अब टोटल ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हो गया 7 + 1 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों सोडियम से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एंड ये जो सोडियम एटम है हमारे, जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन्होंने जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम को दिया तो अब इनकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो चला गया। और जैसे ही इनकी अंदर वाली शेल, आउटर मोस्ट शेल बनी, वैसे देखिए इसमें क्या है, पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सोडियम का ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इन शॉर्ट मेटल्स और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्शन करने जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और ये ऑक्टेट क्यों कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जिन सब्सटेंस या जिन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल माने जाते हैं। वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है, एक ऑक्टेट रूल वाला, और किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इनके बीच इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने की, उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पर दोनों सोडियम ने इस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कर ली तो देखिए क्या होगा, ये हमारा सोडियम हो गया। अब सोडियम के ऊपर क्या होगा, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया इस सोडियम पर, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया दूसरे वाले सोडियम पर। और ऑक्सीजन ने क्या किया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन एक सोडियम से लिए हुए हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ ये 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। और इस तरह से
इसने यहाँ पर क्या बना लिया, Na2O, कंपाउंड क्या बन जाएगा, Na2O सोडियम ऑक्साइड, जो कि क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से ये जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं और एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड बना रहे हैं जिसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्यों इसे आयनिक कंपाउंड कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मेटल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और इस चार्ज के आ जाने की वजह से जो एटम्स हैं वो क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, और इन आयंस के मिलने से जो कंपाउंड बन रहा है उसे हमने आयनिक कंपाउंड कहा हुआ है। तो ये था हमारा व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अकरेंस ऑफ मेटल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल टॉपिक क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है कि हम जिन मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, कोई भी मेटल है, वो हमें मिलता कैसे है, वो हमें नेचर में कैसे मिलता है। सोडियम हमें कहाँ से मिलेगा, आयरन कहाँ से मिलेगा, एल्युमिनियम कहाँ से मिलेगा, ये सब हमें कहाँ से मिलेंगे। तो इसके लिए हमें टॉपिक पढ़ना है अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि जितने भी मेटल्स हैं उनका जो सबसे रिचेस्ट सोर्स है, जो सबसे बड़ा सोर्स है जहाँ से हम इन मेटल्स को लेते हैं, वो है हमारा अर्थ क्रस्ट। क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट से हमें ज़्यादातर मेटल्स हमारे मिलते हैं। और जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है, जो हमारे 118 एलिमेंट्स हैं जिनमें हमने मेटल्स नॉन मेटल सबको रखा हुआ है एक साथ करके, तो उसमें से जो हमारी पहली 2 सीरीज़ हैं पीरियोडिक टेबल की, उसमें पहली सीरीज़ को कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहा जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसीलिए कहा जाता है इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्योंकि एक तो इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे सोडियम है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो Na2O बनाया। अब ये नेचर में बेसिक है, कैसे पता चलेगा, इसकी हमने रिएक्शन कराई थी वाटर से। तो जब इसकी वाटर से रिएक्शन कराते थे तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता था, जिससे प्रूफ हो जाता था कि जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो नेचर में बेसिक होता है। इसीलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। अर्थ मेटल इसलिए क्योंकि ये अर्थ से मिल रहे हैं। फिर इसके बाद सेकेंड सीरीज़ में जो मेटल आते थे वो आते थे रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर माने ये थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं, जिसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब होते हैं अर्थ क्रस्ट में, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट बताता हुआ चलूँ कि सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो मेटल है वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। एंड सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो हमारे अर्थ क्रस्ट में या हमारे अर्थ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उस एलिमेंट का नाम है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है पूरे ऑल एलिमेंट्स में से। और सिर्फ मेटल्स की बात करें तो एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो मैंने कहा कि हमारे जो मेटल्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर मेटल्स कम्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ये सबसे मेजर सोर्स है। अब अर्थ क्रस्ट में ऐसा तो है नहीं कि हमने ज़मीन खोदी, घर के बाहर गए, सड़क में जो ज़मीन है उसको हमने खोदा सड़क को, और फिर उसमें से मेटल्स निकाल लिए, ये सोना निकाल लिया, चांदी निकाल लिया है, लोहा निकाल लिया, जैसे हमारा यूज़ है वैसे हमने मेटल्स निकाल लिया। ऐसा नहीं होता है। ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट तो होते हैं, जैसे अर्थ क्रस्ट में रॉक्स, चट्टानें होती हैं। आपने कई तरह की चट्टानें पढ़ी होंगी, रॉक्स पढ़ी होंगी, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी आपने। और बात आती है कि ये सब आते कहाँ से अर्थ क्रस्ट में, तो जब आप अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे अंदर वाली अर्थ की जो लेयर होती है वो होती कोर कहा जाता है उसे, उसके ऊपर मैग्मा होती है, फिर उसके बाद नॉर्मल अर्थ क्रस्ट आता है। तो यहाँ पर जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, या यूँ कहो जो अर्थ क्रस्ट है वो मॉल्टेन फॉर्म में, पिघले हुए फॉर्म में रहता है। और ये जब कहीं वॉल्केनिक एरप्शन होता है, वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो ये मैग्मा जो है बाहर आता है और क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। फिर ये लावा जब ठंडा हो जाता है तो ये लावा था क्या, ये एक्चुअली में मॉल्टेन रॉक थी, पिघली हुई चट्टानें थी। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है अर्थ के अंदर कि ये जो है चट्टानें जो है पिघल जाती हैं, रॉक्स मेल्ट हो जाती हैं, और इनमें ही ये मेटल्स और बाकी जो हमारे जेम स्टोन्स ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जब ये बाहर आती हैं
ठंडा हो जाता है लावा, तो फिर हम इसमें ये जो बड़ी बड़ी रॉक्स बन जाती हैं, जिन्हें इग्नियस रॉक्स और अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, तो उन रॉक्स में से हम इन मेटल्स को निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ क्रस्ट में जो मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, ये फ्रीली नहीं होते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में होंगे, या फिर कुछ मेटल जैसे कि नोबल मेटल कहा गया है उन्हें। नोबल मेटल में आते हैं हमारे गोल्ड होता है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब कुछ ऐसे नोबल मेटल हैं जो जल्दी किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करते हैं। इसीलिए शायद गोल्ड और प्लेटिनम क्या है, इतना महंगा है, इतना कॉस्टली ये हमारा मेटल है, क्योंकि ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, तो इसका यूज़ हम ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, महंगी चीज़ें बनाने में करते हैं। सिल्वर समाओ थोड़ा बहुत जो है रिएक्शन करके काली पड़ जाती है, बट हाँ ये जो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम है, ये हमारी अर्थ क्रस्ट में क्या करते हैं, ये अनकम्बाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं और इसीलिए ये बहुत महंगे हैं। इसके अलावा जो बाकी मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये हमारे अर्थ क्रस्ट में हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। कंबाइंड स्टेट में कैसे, जैसे अभी आपने देखा सोडियम जो है वो जहाँ ऑक्सीजन को देखेगा तुरंत सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, क्लोराइड को देखेगा, क्लोरीन को देखेगा, क्लोराइड बना लेगा, सल्फेट बना लेगा, कार्बोनेट बना लेगा, मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड। इस तरह से हमारे जितने भी रिएक्टिव मेटल्स हैं वो किसी ना किसी सब्सटेंस के साथ कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। आपकी बुक में ये टॉपिक दिया भी है, आप इसको वहाँ से जब आपको नोट सेंड किए जाएंगे तो आप पढ़ भी सकते हैं इसको। तो ये जो अर्थ क्रस्ट में जो मेटल्स हैं वो या तो कंबाइंड स्टेट में होंगे या फिर अनकम्बाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो जब अनकम्बाइंड स्टेट में जो मेटल होते हैं उन्हें तो हम नॉर्मली हीट करके, जो थोड़ी बहुत उनमें गंदगी लगी होती है, भाई अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे थोड़ी बहुत तो गंदगी होगी, तो उसको साफ़ करके इन्हें एज इट इज़ हम यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमारे कौन से आते हैं, गोल्ड है, प्लेटिनम है और सिल्वर है। बट जो कंबाइंड स्टेट में जो किसी के साथ कंपाउंड बना रहे हैं, फॉर सपोज सोडियम है, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, पोटेशियम जो है पोटेशियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। तो यहाँ से मैं पोटेशियम, सोडियम या एल्युमिनियम है हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में AlOH का होल थ्राइस, यहाँ से हमें एल्युमिनियम निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इन मेटल्स को इनकी कंबाइंड स्टेट से अलग करना पड़ता है। तो टॉपिक चल रहा था हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, या हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो इन मेटल्स का सबसे रिचेस्ट सोर्स है अर्थ पर। इसके अलावा जैसे सी वाटर है, समुद्र का जो पानी होता है उसमें भी कई मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड जो है वो सी वाटर में पाया जाता है, तो वहाँ पर सोडियम प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम। तो जो मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट के बाद सेकंड नंबर पे कहाँ पाए जाते हैं, हमारे सी वाटर। लेकिन वहाँ पर भी ये दो तरह से पाए जा सकते हैं, एक कंबाइंड स्टेट में और दूसरे अनकम्बाइंड स्टेट में। जो रिएक्टिव मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, लेकिन जिनकी रिएक्टिविटी बहुत लो है, आपने जब रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा भी था कि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये मेटल आते हैं, इसीलिए क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम है ये अनकम्बाइंड स्टेट में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहते हैं। तो जो अनरिएक्टिव मेटल्स हैं ये वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं करते, ये फ्री स्टेट में रहते हैं, और इस फ्री स्टेट को हम नेटिव स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटिव स्टेट, मतलब अपनी प्योर स्टेट में, अपनी प्रेजेंट स्टेट में जो वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ से हम इन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने वही बात कही कि इनका जो परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट में वो बहुत कम होता है, बहुत रेयरली पाए जाते हैं, इसीलिए ये महंगे होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कंबाइंड स्टेट्स में पाए जाने वाले मेटल्स की, तो जितने भी रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सब कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। और कंबाइंड किसके साथ होंगे, मेटल किसके साथ कंबाइंड होता है, नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल क्या है, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सब हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो इनके साथ जो मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होकर क्लोराइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फ्लोराइड, इस तरह से ये कंपाउंड बना करके कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि क्या ये जो कंबाइंड स्टेट में जो मेटल्स हैं ये हर जगह पूरी अर्थ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या बराबर रूप से फैले हुए हैं।
तो ये हमको पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी अर्थ क्रस्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कोई चीज़ बहुत कम है, और इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मिनरल्स और ओर्स। मिनरल्स आपने बहुत ये वर्ड सुना होगा, और शायद कुछ बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बट अगर हम बात करें मिनरल्स की, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स ऐसे नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसमें मेटल्स वगैरह होते हैं जिनको हम माइनिंग करके अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। मिनरल्स का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जिन्हें अर्थ क्रस्ट से माइनिंग के थ्रू, माइनिंग का मतलब जो खान वगैरह होती हैं, ड्रिलिंग करके खान वगैरह खोदी जाती हैं और उसमें से इन रॉक्स को बाहर निकाला जाता है और उसमें से मेटल्स को प्योर करके, शुद्ध करके जिसे कहते हैं हम, साफ करके हम प्राप्त करते हैं, उसमें से उसे निकालते हैं। तो मिनरल्स क्या हैं? ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, मतलब नेचर में ही पाए जाते हैं, हम इन्हें बनाते नहीं है बैठ करके, मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जिन्हें हम अर्थ क्रस्ट में से बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? माइनिंग करके, और इसीलिए इनका नाम क्या है? मिनरल्स। फिर बात आती है ओर्स क्या होते हैं। तो ओर्स ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है जिसमें मेटल के पाए जाने की जो परसेंटेज होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब कि मिनरल्स तो एक बड़ा सा आपने रॉक का टुकड़ा ले लिया, फॉर सपोज बहुत 10-15 किलो का बहुत बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है, और उसमें से आपको एक मेटल मिल रहा है केवल 100 ग्राम। कितना मिल रहा है? ये इसका वेट है 15 kg। आपने बड़ी मुश्किल से इस 15 kg पत्थर के टुकड़े को तोड़ा, फिर उसकी सफाई करी, और उसमें से मेटल कितना मिला? केवल 100 ग्राम। तो क्या इसमें से मेटल निकालना प्रॉफिटेबल होगा? नहीं होगा। तो ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल्स का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, उन्हें नॉर्मली हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। बट दोज मिनरल्स विच हैव हाई कंटेंट ऑफ एनी मेटल, यानी ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल का कंटेंट का परसेंटेज जो होता है वो हाई होता है, या फिर यूँ कहें कि उस मिनरल में से मेटल को निकालना जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है, कि आप 1 kg आपने अगर मिनरल लिया तो उसमें से आपको 200 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक क्या मिल गया? कोई भी मेटल मिल गया। तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि 1 किलो में से 200 ग्राम 500 ग्राम तक हमें मिल रहा है मेटल्स, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन 15 kg में से सिर्फ 100 ग्राम ये प्रॉफिटेबल नहीं है। आपने बढ़िया सी फैक्ट्री डाली कि भैया हम मेटल्स की माइनिंग करके निकालेंगे, लेकिन आप तो बर्बाद हो जाओगे इतने बड़े बड़े मेटल्स के टुकड़ों में से अगर थोड़ा थोड़ा मेटल निकालोगे मिनरल्स में से। तो इसके लिए हमने दूसरी कैटेगरी बनाई ओर्स की। ओर्स क्या होते हैं? ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल का जो परसेंटेज है वो बहुत हाई होता है, यानी कि दे आर द रिच सोर्स ऑफ मेटल्स, दे आर द मिनरल्स विच हैव हाई कंटेंट और हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड ओर्स, एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स इज प्रॉफिटेबल। तो इसकी अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम बोलें तो द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ores, and it is important to know that all the ores are minerals। ये सब कहाँ से आ रही हैं? मिनरल्स ही तो हैं। हमने वही मिनरल्स को ओर कहा जिसमें परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो जितने भी ओर्स हैं वो सब क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। लेकिन जितने भी मिनरल्स हैं वो सब ओर्स नहीं होते हैं, क्योंकि मिनरल्स में ओर्स वही कहलाएंगे जिनमें मेटल्स का कंटेंट क्या होगा? हाई होगा। तो आई होप कि ये दो टॉपिक मिनरल्स और ओर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। तो ये अभी तक की हमारी समरी है कि हम पढ़ रहे हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स, जिसमें हमने पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं हमारे वो अर्थ क्रस्ट में होते हैं, या फिर थोड़े बहुत मेटल जो हैं वो सी वाटर में भी पाए जाते हैं। फिर बात आई कि अर्थ क्रस्ट या सी वाटर में ये मेटल किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो दो फॉर्म में, या तो कंबाइंड फॉर्म में होंगे या अनकम्बाइंड में। जो रिएक्टिव है नेचर में वो अपने आसपास वाटर से, ऑक्सीजन से, क्लोराइड से, इन सबसे रिएक्शन करके इनके कंपाउंड्स के फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जो नॉन रिएक्टिव है मेटल, जो ज़्यादा रिएक्शन नहीं शो करते हैं, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एटसेट्रा, ये अनकम्बाइंड फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि ये अपने आसपास प्रेजेंट वाटर वगैरह से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्लियर है। फिर इसके बाद कंबाइंड और अनकम्बाइंड में हमने पढ़ा कि अर्थ क्रस्ट से जो मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में निकाले आते हैं? मिनरल्स के फॉर्म में निकाले आते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर बात आएगी क्या हर मिनरल में जो मेटल का कंटेंट है वो सेम होता है, यानी कि हम अर्थ क्रस्ट में कहीं से भी कोई मिनरल निकालें माइनिंग करके, तो उसमें क्या हमें
मेटल का जो परसेंटेज है वो सेम मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। कहीं पर मेटल बहुत ज़्यादा है, कहीं मेटल बहुत कम है। तो जिस मिनरल में मेटल का कंटेंट हाई होता है या मेटल को निकालना कन्वीनियंट और इकोनॉमिक होता है, उस मिनरल को हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। तो मैंने कहा कि जो ओर्स होते हैं, सारे के सारे ओर्स मिनरल हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। केवल वही मिनरल्स ओर्स होंगे जिनमें किसी मेटल का कंटेंट क्या होगा? हाई होगा, यानी कि उसको निकालना प्रॉफिटेबल होगा। तो ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो कुछ मेटल्स के जो ओर्स हैं और उनमें से किस तरह से एक्सट्रैक्शन किया जाता है उन मेटल्स का, ये अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज आपको अकरेंस ऑफ मेटल में कंबाइंड, अनकम्बाइंड स्टेट, मिनरल्स और ओर्स, इनको स्टडी करना है एंड साथ में रिवाइज करना है रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसमें आपको डायग्राम जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करने वाला, वो प्रैक्टिस करना है। ओके क्लास, थैंक यू।